Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. Today we are going to start a series of lecture for subject structural analysis. We are going to start structural analysis. तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है। उस स्ट्रक्चर के मीनिंग को समझने से पहले स्टूडेंट्स आपको पता करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बॉडी होती है किसे स्ट्रक्चर बोलते हैं और किसे स्ट्रक्चर नहीं कहते। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपने कोई बॉडी ली है यहाँ पर, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर आपने क्या लगाया, एक लोड P लगाया इन किलो न्यूटन। अब ड्यू टू सम रीजन अगर ये बॉडी आपकी मोशन करने लग जाए इस लोड की वजह से, ठीक है, तो आप इसे स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। ठीक है, इफ ए बॉडी इज शोइंग ए फ्री बॉडी और रिजिड बॉडी मूवमेंट with application of load or force, then we cannot call it a structure. तो स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? अगर यही बॉडी इस लोड के लिए एक इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि अगेन P किलो न्यूटन और ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्लस ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इस तरह की एक रिएक्शन या फिर रिस्ट्रेन को जनरेट करती है। ठीक है, अगर किसी बॉडी ने किसी एप्लीकेशन एक्सटर्नल फोर्स के लिए किसी रिएक्शन या रिस्ट्रेन को जनरेट किया जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो वो क्या करेगा, उस फ्री बॉडी मूवमेंट को या फिर रिजिड बॉडी मूवमेंट को रिस्ट्रेन करेगा, यानी कि रोक देगा। तो इसके कारण बनने वाली जो बॉडी हमारे पास होगी उसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की प्रॉपर डेफिनेशन अगर मुझे देनी हो तो क्या हो जाएगी, अ बॉडी विच इज शोइंग रिएक्शन और रिस्ट्रेन, ठीक है, विच इज शोइंग रिएक्शन और रिस्ट्रेन टू रिजिड बॉडी मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, देन वी कैन कॉल इट ए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए क्या मैं बताऊं, यहाँ पर अगर प्रॉपर वैसे लिखना हो कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, आपको कहीं पर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या हो जाएगी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से, तो इट इज असेंबली ऑफ मेंबर्स, इट इज असेंबली ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर्स में हमारे पास क्या क्या आएंगे, बीम, कॉलम, बार्स, आर्चेस, केबल एटसेट्रा। तो क्या क्या हो जाएंगे मेंबर्स में, बार्स, केबल्स, आर्चेस एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब की असेंबली जो कि रिस्ट्रेन शो कर रही है टू दी फ्री बॉडी मूवमेंट, उसी को हम क्या कह देंगे, हमारी स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर का पर्पस ही क्या है कि हम स्ट्रक्चर को लेकर ही क्यों आए, तो स्ट्रक्चर का पर्पस देखिए हम लिखते हैं, द पर्पस ऑफ ए स्ट्रक्चर इज टू ट्रांसमिट लोड्स ऑफ सराउंडिंग टू दी सबस्ट्रक्चर। सबस्ट्रक्चर का मतलब है मेरा यहाँ पर फाउंडेशन से, कि स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि विंड लोड लग रहा है, डेड लोड लग रहा है, लाइव लोड लग रहा है, अलग अलग तरह के लोड्स को, फोर्सेस को ट्रांसमिट करना है, सराउंडिंग से आने वाले लोड्स को ट्रांसमिट करना है कहाँ, डायरेक्ट टू आवर फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन से सॉइल में डिसिपेट कर देगा, जिसके कारण वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी, रुकी रहेगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहती है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर, तो एक तो ये क्या शो करेगी हमारे को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्लस नो और वेरी लिटिल रिजिड बॉडी मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमेंशन। ठीक है, हल्का सा मूवमेंट तो होगा एक्चुअल लाइफ में, लेकिन वो इतना कम होता है कि नेग्लिजिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, नो रिजिड बॉडी
movement. Okay, moving to our next slide. अब हमने लिखा कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको मैंने एक चीज दिखाई थी यहाँ पर, आपने क्या लिखा था कि पर्पस प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से आपका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर कि किसी बॉडी के ऊपर जब मैंने लोड लगाया, एक बीम के एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये 2D लाइन डायग्राम है ऑफ अ सिंपल कैंटिलीवर बीम, ठीक है। अब इन सब बीम्स के बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैंटिलीवर किसे कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सपोर्ट्स क्या है, सपोर्ट के कॉम्बिनेशन से टाइप ऑफ हमारे पास बीम और स्ट्रक्चर किस तरह की बन के आती है। तो यहाँ देखिए, ये एक मैंने सिंपल कैंटिलीवर बीम ली है। इस बीम के ऊपर मैंने एक्सटर्नल लोडिंग लगा दी कोई, ठीक है, कोई लोडिंग पी लगाई है एट एंगल ऑफ थीटा। तो इसके अलग अलग कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका, पी कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आ जाएगा पी साइन थीटा यानी कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके कारण अब बॉडी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि रुकी हुई रहनी चाहिए। इसको रोके रखने के लिए मेरे पास क्या आएगा, इस पी कोस थीटा हॉरिजॉन्टल के अपोजिट में एक अपोजिट मुझे यहां प्रोवाइड करना पड़ेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फॉर इट टू बी ए इन स्टेबल स्टेट, यानी कि इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, जिसकी वजह से मेरी वो स्ट्रक्चर है मोशन नहीं करेगी, ठीक है। यही स्ट्रक्चर का पर्पस है कि मुझे मोशन नहीं कराना वहां पर। तो मोशन नहीं कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी कोस थीटा का इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में एक लोड लगाना पड़ेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसी तरह से यहाँ पर वर्टिकल में लगाना पड़ेगा पी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में। अब क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो इसकी वजह से कुछ यहाँ पर मोमेंट भी जनरेट होगा, मोमेंट जिसको हम बेंडिंग मोमेंट भी कह देते हैं, जिस जो कि इक्वल हो जाता है हमारे लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट द पॉइंट टू विच दैट बेंडिंग मोमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, जहां पर उस बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कोई लेंथ हम एल मान लेते, ठीक है, जिसकी वजह से ये मोमेंट देखिए यहाँ जनरेट होता, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती, इस पॉइंट पर ये जनरेट हो जाता, जिसकी वैल्यू होती पी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। लेट अस erase this. ओके, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी, पी साइन थीटा एल। तो इसके लिए इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये क्लॉकवाइज है तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर थर्ड रिएक्शन जनरेट हो जाती है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती, पी साइन थीटा इंटू एल, ठीक है। तो इन तीनों के लिए आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे टू बी टू स्ट्रक्चर फॉर बीइंग इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन क्या हो गया, जीरो। सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन क्या हो गया, जीरो। और सारे के सारे मोमेंट्स अबाउट ए पॉइंट उनका समेशन भी क्या हो गया, जीरो। और इसी को हम क्या कह देते हैं, स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी रुकी हुई है, सारे के सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया है। और ये जो तीन इक्वेशन बन के आई हैं हमारे पास 1, 2 एंड 3, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, हमारी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब इन्हीं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि एक स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या फिर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर के टाइप हमारे पास आ गए हैं, एक तो होती है स्टैटिकली डिटर्मिनेट और दूसरी रहती है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। ओके, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का मतलब है वैसी स्ट्रक्चर, वो वाली स्ट्रक्चर
जिनको आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से सोल्व आउट कर सकते हो, यानी कि सारे अननोन फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर थी, तो अननोन रिएक्शन हमें पता है 1, 2 और 3 आने वाली है। एक एक्सियल फोर्स की, ये वाली, ठीक है। एक हमारे पास क्या आने वाली है, शेयर फोर्स की, ये। एंड थर्ड वन फॉर दी मोमेंट, यानी कि बेंडिंग मोमेंट की। तो 3 अननोन आने थे, उनकी वैल्यू हमने 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व कर ली। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अगर नंबर ऑफ अननोन इन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि उस स्ट्रक्चर के अननोन्स को हम सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व नहीं कर पा रहे, तब हम उसे कौन सी स्ट्रक्चर बोल देंगे, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और उन अननोन्स के कारण बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उसी को हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट को साथ में दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, रिडंडेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड नेम इसका क्या हो गया, रिडंडेंट स्ट्रक्चर। और जो एक्स्ट्रा अननोन थे जिनको हम सोल्व नहीं कर पाए थे, उसी को हमने क्या बोल दिया, इनडिटर्मिनेंसी या फिर रिडंडेंसी। ठीक है, उसी को हमने क्या कहा है, इनडिटर्मिनेंसी या फिर रिडंडेंसी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर की हमारे को, कि अगर जरूरत होती कि अब एक्स्ट्रा जो अननोन्स है उन्हें सोल्व करना है तो क्या करें, तो उसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा कंडीशन, एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, ये हमारे को एक्स्ट्रा जो अननोन है उनको सोल्व करने के लिए काम में आती है। ये चाहे अननोन फोर्सेस से रिलेटेड हो, चाहे अननोन डिस्प्लेसमेंट और स्लोप से, यानी कि डिफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। तो उनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सोल्व करना है या फिर फोर्सेस के हिसाब से सोल्व करना है। तो अलग अलग इसके मेथड्स हैं जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो एक्स्ट्रा इक्वेशन थी, एक बार आप नाम याद कीजिए, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा अननोन थे उन्हें हमने क्या बोल दिया, रिडंडेंसी या फिर इनडिटर्मिनेंसी। बात करेंगे अब स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी रिएक्शंस जनरेट होने वाली, जो कि उसकी सपोर्ट्स पर है, साथ ही साथ उसके इंटरनल मेंबर के अरेंजमेंट पर। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में याद रखना हो कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करती है, सपोर्ट्स के ऊपर प्लस मेंबर के अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, ना सिर्फ आपको सपोर्ट्स प्रॉपर चाहिए होती है, सपोर्ट्स पर आने वाली रिएक्शन प्रॉपर चाहिए होती है, यानी कि मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जो मिनिमम 3 क्या है, हमारी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इंटरनली एक्सटर्नली 3 रिएक्शंस मिल गई और आपकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो चुकी है। इंटरनल मेंबर का अरेंजमेंट का स्टेबल होना भी बहुत जरूरी है। एक भी मेंबर अगर अनस्टेबल होता है तो पूरी स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, अनस्टेबल कहेंगे वहां पर। ठीक है, अब सपोर्ट्स तो क्या देती है आपको, एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स, और मेंबर अरेंजमेंट क्या देता है आपको, इंटरनल मेंबर फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए एक बीम बनाई, यहाँ पर ये कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है। इसमें इसे तो आप क्या कहेंगे, सपोर्ट, और इसे क्या कह देंगे आप, मेंबर। इसके अंदर जनरेट होने वाले जो फोर्सेस होंगे उसे बोल देंगे इंटरनल मेंबर फोर्सेस, और यहाँ सपोर्ट पर जनरेट होने वाले जो फोर्सेस होंगे उसे बोल देंगे एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट और रिएक्शंस भी कह सकते हैं आप। और इन रिएक्शंस को किससे डिनोट किया जाता है, आर ई से। अब एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के हिसाब से ये आ रही है हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस, और इसमें से आपको क्या कर देना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को माइनस कर देना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, तो एटलीस्ट ये 0 तो आनी चाहिए फॉर ए स्ट्रक्चर टू बी स्टेबल। ठीक है, और अगर ज्यादा आती है, ठीक है, 0 से ज्यादा आ गई, तो स्ट्रक्चर आपकी एक्स्ट्रा स्टेबल यानी कि मोर रिडंडेंट होगी।
मोर रिडंडेंट होने की वजह से उसमें एक्स्ट्रा अननोन फोर्सेस होंगे जिनको हम एक बार सोल्व नहीं कर पाते, जिसके लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा जो अननोन है उसी को रिडंडेंसी या इंडिटरमिनेंसी बोल दिया, या फिर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी भी कह देते हैं इसे। तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी दो टाइप की रह जाती है। अभी आप सिर्फ नॉलेज को थोड़ा गेन करें, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है, थोड़ा सा सीक्वेंस से इसको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा टफ भी पड़ता है, जनरली टफ पड़ता है, टफ माना जाता है इसको, इतना टफ है नहीं, एक बार आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इजिली सोल्व आउट हो जाएगा आपका। हम देखने वाले हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने आपको बताया इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक तो जो एक्सटर्नली रिडंडेंट हो मेरे पास, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी फिर, इंटरनली रिडंडेंट। ओके, एक तो कौन सी होगी, एक्सटर्नली रिडंडेंट, एंड सेकेंड वन इज internally redundant structure. Externally redundant structure है, this is due to reactive restraints. reactive restraint का मतलब जैसे इस तरह की बीम थी, एक सिंपल बीम मैंने शो की है, ठीक है, इस बीम का नाम है फिक्स्ड बीम। फिक्स बीम का मतलब दोनों एंड पर, उस बीम के दोनों एंड पर अगर आपने फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करा दी तो उसे आप क्या कह देंगे, फिक्स बीम कह देंगे। तो आप देख रहे हैं तीन रिएक्शन यहां से आनी चाहिए थी, 1 2 एंड 3, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल की, एक वर्टिकल की, और एक मोशन की, इन रोटेशन की यानी कि मोमेंट की। तो तीन रिएक्शन यहां से जनरेट होने वाली थी, तीन इधर से जनरेट होने वाली थी। तो ये क्या होगी, एक्सटर्नली यानी कि सपोर्ट से रिडंडेंट होगी, ठीक है। सपोर्ट पे हमने एक तरह से स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। एक चीज आपको पॉइंट और बता देता हूँ, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हमारे लिए अच्छी होती है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जितनी ज्यादा इंडिटरमिनेंसी बढ़ेगी, फॉर द जनरल केस आपको बता रहा हूं, ठीक है, फॉर द जनरल केस जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर की इंडिटरमिनेंसी बढ़ेगी, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप यहां पर देखिए, पहले हमने सिर्फ एक एंड को सपोर्ट कर रखा था, कोई एक बीम थी, सिर्फ एक एंड को सपोर्ट किया, उसके बाद मैंने दोनों एंड से उसको सपोर्ट कर दिया, तो उसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कॉमन सेंस से देखे तो ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। मैथमेटिकली भी हम देखेंगे कैसे इंक्रीज हो रही है। तो आप कॉमन सेंस से देखिए कि कोई एक ऐसे बीम पड़ी है, एक साइड से पकड़ा, ठीक है, अब दोनों साइड से पकड़ लिया, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी तो उसकी बढ़ने ही वाली है ना। तो उसी रीजन से इंडिटरमिनेंसी बढ़ी तो स्टेबिलिटी भी साथ में साथ उसकी बढ़ेगी। जनरली इसका पर्पस होता है बिकॉज ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, इन्हें हम सपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है, और इन्हें क्या कह देते हैं हम, मेंबर्स। और इंटरनली रिडंडेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसमें अंदर ओवर स्टिफ मेंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि उन मेंबर्स की इतना अरेंजमेंट दिया है कि वो ज्यादा मजबूत कर दिए, उनकी स्ट्रेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया किसी भी मीन से, उनके अरेंजमेंट की मदद से। तो वो क्या होगी, इंटरनली रिडंडेंट होगी। जितनी ज्यादा रिडंडेंसी बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की खासियत क्या होती है, इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए आप। एक स्ट्रक्चर थी मेरे पास इस तरह की, ठीक है, एक बीम ली मैंने, बीम के एंड के ऊपर एक एंड पर मैंने क्या प्रोवाइड करा दी, फिक्स सपोर्ट, और ये वाला एंड तो हो गया फ्री एंड। तो इस तरह की जो बीम है, ठीक है, इस तरह की बीम है, उसे मैं क्या नाम देता हूं, मेरी कैंटिलीवर बीम। फिक्स सपोर्ट का मतलब है ये क्या करेगी, एक रिएक्शन, तीन तरह की रिएक्शन हमें प्रोवाइड करेगी, एक इन
वर्टिकल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन दी रोटेशन प्लेन। ठीक है, जब इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड लगेगा, क्योंकि जब तक लोड ही नहीं आएगा रिएक्शंस कहाँ से आएंगी। ठीक है, न्यूटन क्या बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, और उस रिएक्शन के लिए एक्शन तो होना चाहिए ना। तो कोई लोड हमने इधर प्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से यहाँ पर 3 रिएक्शंस मैक्सिमम जनरेट हुई हैं। ठीक है, तो अगर ये 3 रिएक्शन थी आ रही, मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम का आपको माइनस करना है। अगर इसे सोल्व करने पर वैल्यू आ रही है 0, यानी कि RE माइनस 3 क्या हो रहा है 0, तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपको चेक करना है कोई स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है, उसमें से इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को माइनस कर दोगे। इसका मतलब होता है कि जितनी सपोर्ट रिएक्शन थी, जितने अननोन से आपको हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व कर पा रहे थे, यानी 3 माइनस 3 हो जाता, 0 आ जाता, स्ट्रक्चर कैसी हो जाती, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, टेम्परेचर लगा दिया थोड़ा सा। ठीक है, इस बीम का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अज्यूम कर लीजिए कि बीम बनी हुई थी मेटल की, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका थर्मल कोफिशिएंट हम मान लेते हैं कि अल्फा है, तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा, L अल्फा डेल टी। ठीक है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा, L अल्फा डेल टी। लेकिन अगर बीम एक एंड से इस तरह से फ्री पड़ी है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, तो सिंपली ये क्या हो जाएगी, साइज में इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ गया था, ये कितना आ गया था, L अल्फा डेल टी, सिंपली क्या हो गया, साइज में इंक्रीज हो गया। लेकिन इसी की जगह यहां पर मैं दूसरे एंड को भी क्या कर दूं, फिक्स कर दूं। ठीक है, दूसरे एंड को भी मैंने क्या कर दिया, फिक्स। तो ये जो डिफॉर्मेशन आने वाला था, ये क्या रुक गया। डिफॉर्मेशन रुका तो उसकी वजह से क्या आ गया, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, जो कि क्या हो जाता है, डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल हो जाता है। डेल्टा एल की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, चेंज इन डिफॉर्मेशन कितना दे रखा है, L अल्फा डेल टी, अपॉन में L कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्ट्रेन, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, अल्फा डेल टी। किसी बीम के अंदर स्ट्रेन आया, आपको पता है, तो स्ट्रेन जब भी जनरेट होते हैं तो स्ट्रेन की वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, तो आपने एक एग्जांपल देखा कि अगर मेरी बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट होती तो उसके अंदर मुझे कोई भी स्ट्रेन्स दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि स्ट्रेन प्रोड्यूस करने हैं इंटरनली किसी मेंबर के अंदर, तो आपको उसका फ्री मूवमेंट यानी कि रिजिड बॉडी मूवमेंट रोकना पड़ेगा, रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। यहां तो ये रिस्ट्रेन नहीं था, फ्री मोशन इसके अंदर हो पा रहा था, लेकिन इस बीम के अंदर हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, जिसकी वजह से स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन आया तो आपको पता है स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस अपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ से, हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाती, E अल्फा डेल टी। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई है, E अल्फा डेल टी, जो कि किसकी वजह से आए हैं, टेम्परेचर की वजह से, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो इस एक छोटे से एग्जांपल से हमें पता लगा कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में यहां पर आपको टेम्परेचर स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, वहां पर हमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस को वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे पास स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम आती है, तो एक नया अननोन यानी कि एक और फोर्सेस, एक और स्ट्रेस जनरेट हो गया, जो कि हो गया टेम्परेचर स्ट्रेसेस। इसी की तरह से एक और स्ट्रेस होता है, यहाँ पर नेमिंग कर देता हूं मैं, कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हमारे पास न्यू स्ट्रेसेस कौन कौन से आते हैं, एक है टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ठीक है, कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सेंसिटिव होती है इन तरह के फोर्सेस के लिए, इन तरह के स्ट्रेसेस के लिए, टेम्परेचर के लिए। सेकंड है लैक ऑफ फिट। लैक ऑफ फिट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर मेंबर का छोटा या बड़ा हो जाना। मान लीजिए मेंबर की लेंथ थी L, इसे मैं बड़ा करूं छोटा करूं, इस साइड से मोशन होता रहेगा। ठीक है, एक बीम इस तरह से पकड़ी हुई है, अब ये बड़ी हो छोटी हो मुझे क्या लेना देना, इसमें फोर्सेस को कोई यहाँ पर कंसिडर करा ही नहीं रही है। लेकिन जैसे ही फिक्स बीम थी, इस मेंबर को छोटा करता हूं, ठीक है, तो ये फिक्स एंड सपोर्ट्स को ये खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, या फिर मैं बड़ा करता हूं तो इसके ऊपर दोनों साइड से ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर जोर लगाएगा। तो लैक ऑफ फिट के कारण भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर न्यू फोर्सेस जनरेट होते हैं। इसी के साथ अगर मेरी सपोर्ट सिंक कर जाए,
ठीक है, इस सपोर्ट को मैंने क्या कर दिया, सिंक कर दिया, यानी कि नीचे की ओर डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसमें इस तरह का डिफॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इसकी वजह से इस साइड में मोमेंट जनरेट हो जाएंगे और इसकी वजह से इस साइड में मोमेंट जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो इन मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, लैक ऑफ फिट की वजह से न्यू टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट। यहां पर हम क्या बोल देते हैं, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, या फिर सेटलमेंट को हम क्या कह सकते हैं, कुछ जगह आपको क्या दिखेगा, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूं एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, इंटरनल मेंबर फोर्सेस, ठीक है, एक्सटर्नल रिएक्शन, रिस्ट्रेन, तो इन सब का मतलब क्या है। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप ऑफ सपोर्ट्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट से पहले एक चीज मुझे बताइए कि मैंने आपको स्ट्रक्चर का मतलब क्या बताया था। स्ट्रक्चर का मतलब था किसी भी बॉडी के अंदर फोर्स लगाया तो उसके अंदर रिएक्शन जनरेट हुई, रिस्ट्रेन जनरेट हुआ उसके मोशन के अगेंस्ट, ठीक है। तो मोशन में यहाँ पर आपको एक बार 2D स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, 2D टाइप ऑफ सपोर्ट बता रहा हूँ। तो मुझे एक चीज बताइए कि किसी भी बॉडी का फ्री मूवमेंट कौन कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक 2D डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हूँ। एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई। एक सिंपल सा मेंबर मैंने यहां पर लिया, कोई भी बॉडी है, कोई भी मेंबर, ठीक है। ये या तो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस होके इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, ठीक है, डेल्टा एक्स, या क्या कर सकता है ये इस तरह से डिस्प्लेस होके वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, डेल्टा वाई, या फिर अपनी किसी एक्सिस के अलोंग यहां पर क्या कर देगा, ये रोटेशन कर देगा, ठीक है। एक्सिस के अलोंग क्या कर सकता है, रोटेशन। यानी कि 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, और थर्ड है अपनी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो सकता है, यानी कि वो एंगल और स्लोप वहां पर शो कर सकता है, ठीक है। तो किसी बॉडी में 3 ही तरह के मोशन हो सकते हैं। जब 2D के अंदर मोशन 3 तरह के हैं तो इनके खिलाफ आने वाले जो रिस्ट्रेन है या फिर रिएक्शन है वो भी कितने होंगे, 3, 3 रिस्ट्रेन और रिएक्शंस, ठीक है। तो इनके हिसाब से मैंने टाइप ऑफ सपोर्ट के हिसाब से रिस्ट्रेन और रिएक्शंस को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। कि अगर किसी बॉडी के अंदर मोशन आ गया तो वहां पर रिएक्शन नहीं आएगी, और मोशन नहीं हो रहा है मतलब कि वहां पर रिएक्शन जनरेट हो चुकी है। ओके, तो इसके हिसाब से देखिए हम डिवाइड करते हैं। ये लिया मैंने सीरियल नंबर, यहां ली टाइप ऑफ सपोर्ट, ठीक है। इधर ले लेते हैं हम फ्री मूवमेंट कौन सा हो रहा है, और लास्ट में हो जाएंगी रिएक्शंस और रिस्ट्रेन। एक चीज याद रखना, ये जो रिएक्शन और रिस्ट्रेन मैं आपको बता रहा हूं ये कौन सी हैं, ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। जो मैंने आपको सपोर्ट बताई थी उन्हीं पर लगने वाली रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, हमारी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। टेबल बना के हम इजीली इसे समझ लेंगे ताकि इन फ्यूचर भी हमें कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेरी जो सपोर्ट है उसे मैं बोलूंगा
फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी एक बीम ली, इस तरह से बीम का एक मेंबर चल रहा था, उस बीम को आपने क्या कर दिया, इस तरह से एम्बेड कर दिया। ठीक है, किसी वॉल के अंदर, किसी सपोर्ट के अंदर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एम्बेड कर दिया है, जिसकी वजह से, ठीक है, इस तरह की मान लीजिए एक बीम है, आपने क्या कर दिया, उसे एम्बेड कर दिया। मैंने क्या किया, इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचने की कोशिश की, इस साइड में फोर्स लगाते हुए, तो इसने क्या किया, इसे रोके रखा। जब मैं इसे वर्टिकल डायरेक्शन में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी रोटेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या कर रहा हूँ, फ्री मूवमेंट नहीं दे रहा है। जब मैंने इसे रोटेट करने की कोशिश की, तो इस तरह से फिक्स सपोर्ट है, ये रोटेट भी नहीं होने देगी। तो फिक्स सपोर्ट के कारण जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है वो भी जीरो हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है वो भी जीरो हो गया, और जेड डायरेक्शन के अलोंग, अब रोटेशन देखिए, किसी भी बॉडी के अंदर रोटेशन कैसे आ सकता है, मान लीजिए ये एक्सिस है आपकी तरफ आ रही है, यानी कि कौन सी होगी, जेड एक्सिस, ये आपको यहाँ पर दिख रही है वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो बाहर निकलने वाली आपकी तरफ या मेरी तरफ आने वाली जो एक्सिस है वो कौन सी हो जाएगी, जी एक्सिस हो जाएगी, यानी कि जेड एक्सिस हो जाएगी। उस एक्सिस के अलोंग ही तो उसका रोटेशन हो रहा है, कोई भी बॉडी है उसका मोशन कैसे हो रहा है, उस जेड एक्सिस के अलोंग, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है थीटा जी। तो वो भी कितनी वैल्यू दे रहा है, जीरो। तो हमारे पास तीन, यहां पर तीन जगह पर फ्री मूवमेंट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से रिस्ट्रेन कितने आएंगे, टोटल तीन। कौन कौन से, आर एक्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आर वाई इन वर्टिकल डायरेक्शन, और मोमेंट, यहां पर कौन सा आएगा, मोमेंट आएगा, जो कि हो जाएगा जी डायरेक्शन के अलोंग। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस मेरे पास कितनी होगी इधर, थ्री। ठीक है, अगर आर ई जो एक्सटर्नल रिएक्शन इतनी देर से हम बोल रहे हैं, जो आर ई -3 कर रहा था ना, उसमें आर ई का नाम क्या हो गया, वो हो जाती है एक्सटर्नल रिएक्शन, और फिक्स सपोर्ट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, थ्री हो जाती है। फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, इस तरह से वॉल के अंदर एम्बेड कर दिया, ना तो मैं इसे इधर खींच सकता हूँ, ना नीचे की ओर ले सकता हूँ या ऊपर की ओर, ना उसमें रोटेशन करा सकता हूँ इस तरह से अलोंग दी जी डायरेक्शन। तो तीनों डायरेक्शन में हमने उसको रिस्ट्रेन कर दिया, उस रिस्ट्रेन की वजह से ही हमारे पास तीन रिएक्शन आई। सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी सेकेंड सपोर्ट है, वो है हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट क्या रहती है, कोई भी इस तरह की बीम थी आपकी, ठीक है, बीम का एक पार्ट ही ले रहा हूं, अदर एंड में यहां पर शो नहीं कर रहा, एक सिंपल पार्ट लिया बीम का, उस बीम को मैंने इस तरह से हिंज लगा दिया। ठीक है, क्या किया है, हिंज लगा दिया, थोड़ा सा इंक्लाइन दिखा रहे हैं लेकिन हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं। हिंज का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा हो कमरे का गेट होता है, ठीक है, उसमें भी क्या लगे होते हैं, इस तरह से हिंज लगे होते हैं, उस हिंज की वजह से ही गेट आराम से खुल पाता है। तो मतलब कि इजीली ये रोटेशन दे रहा है उस एक्सिस के अलोंग। तो यहां पर इस थीटा जी की वैल्यू तो जीरो नहीं होने वाली। अगर थीटा जी वैल्यू जीरो नहीं है, तो यहाँ पर मोमेंट कैसे जनरेट हो सकता है, मोमेंट यानी कि मोमेंट का रिस्ट्रेन तभी जनरेट होगा जब हमने उसको रोके रखा होगा, यानी कि यहाँ पर इजिली रोटेट तो कर सकता है उस एक्सिस के अलोंग। थीटा की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू आने वाली है। अब थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जीरो नहीं होगी, तो वहां पर मोमेंट जनरेट नहीं होगा, यानी कि एमजी की वैल्यू इधर जीरो हो जाएगी। लेकिन क्या बताइए, आप इसको इधर खींच सकते हैं क्या, गेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच पाते हैं या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में खींच पाते हैं, नहीं ना। तो इसी रीजन से डेल्टा एक्स भी जीरो हो जाता है और डेल्टा वाई भी जीरो हो जाता है। तो ये दोनों जीरो है, इसकी वजह से आर एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आती है और आर वाई वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आती है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन एट अ हिंज सपोर्ट कितने हो जाएंगे हमारे पास, टू। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। चलिए यहां से सिलेक्ट करके देखते हैं, अगर ये टेबल कुछ सेलेक्ट हो जाती है तो।
ओके, ये हमने इसे कॉपी कर लिया। लेट अस ट्राई दिस न्यू फीचर हियर। ओके, तो टेबल क्या होगी, सिंपली देखें आप, यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है। तो अब तक हमने फिक्स सपोर्ट और हिंज सपोर्ट के बारे में पढ़ लिया। थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट है वो है हमारी रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट को देखिए आप कैसे दिखाते हैं। अगेन अ पार्ट ऑफ बीम मेंबर, बीम यानी कि दैट मेंबर विच इज फेलिंग इन फ्लेक्सर और बेंडिंग मोमेंट डोमिनेंटली, ठीक है। आरसीसी के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा मेंबर जो डोमिनेंटली फ्लेक्सर यानी कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से फेल होता है उसे हम क्या कह देते हैं, बीम। तो रोलर की खासियत क्या है, इसमें हिंज तो प्रेजेंट होता है, वो गेट की तरह हिंज तो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे रोलर भी लगे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चक्के वाली कुर्सी होती है हमारी, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो एक तरह के टायर लगे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। अब टायर लगे हैं, जब आप इस डायरेक्शन में लोड लगाओगे तो इसकी वजह से क्या होगा, तो मोशन कर जाएगा, यानी कि इधर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हिंज लगा है, इसलिए थीटा जी की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी जीरो होगी, आप वर्टिकल डायरेक्शन में इसको मोशन नहीं करा सकते। वर्टिकल में खींचने की कोशिश कीजिए, ये वर्टिकल में नहीं जाएगा कहीं पर, यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू होने वाली जीरो, और जिसकी वैल्यू होगी जीरो यानी कि उसमें आगे रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन आ गया तो उसकी वजह से आगे रिएक्शन आर वाई। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस फॉर दिस रोलर सपोर्ट इज 1। Now next one is our guided roller. Fourth one is guided roller. तो गाइडेड रोलर का आपका एग्जांपल देता हूं, आपकी कंप्यूटर टेबल होगी, कंप्यूटर टेबल में आपने देखा होगा, या फिर कोई भी दराज वगैरह होती है तो उसमें क्या करते हैं आप, कोई दराज को इस तरह से खींचने की कोशिश करते हैं तो सिंपली क्या हो जाती है, वो बाहर आ जाती है। ओके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो गाइडेड रोलर के अगर मैं टाइप्स आपको दिखाऊं तो या तो क्या होगा, उसने इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री मूवमेंट दे रखा होगा, या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब है बीम, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ बीम हेयर। अब या तो ये वर्टिकल में फ्री हो रही है, वर्टिकल में फ्री हो रही है यानी कि इसमें डेल्टा वाई जीरो नहीं है, और इसके अंदर डेल्टा एक्स फिर जीरो नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में मोशन कर जाएगी, डेल्टा एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरह का गाइडेड रोलर है। ओके, इसके ऊपर जैसे लोड लगाया ये मोशन कर गया, मेरा अपर हैंड देखिए ये क्या कर गया, मोशन, यानी कि डेल्टा एक्स की कुछ वैल्यू आएगी जो कि जीरो नहीं होगी। अगर वैल्यू जीरो नहीं है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वहां पर रिएक्शन नहीं आने वाली। लेकिन गाइडेड रोलर में क्या हिंज वगैरह नहीं लगे हुए, तो इसमें रोटेशन नहीं दिखा सकता मैं। रोटेशन के साथ साथ क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं इसको ऊपर भी नहीं खींच सकता, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मोशन नहीं कर सकता। तो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी ये, इसके अंदर डेल्टा एक्स जीरो रहेगा और साथ में थीटा जी जीरो रहेगा, और नीचे वाली है उसमें डेल्टा वाई जीरो रहेगा और साथ में थीटा जी जीरो रहेगा। क्योंकि दो रिस्ट्रेन है तो नंबर ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी हो जाएंगी, अपर के केस में जिसमें वर्टिकल गाइडेड रोलर है तो आर एक्स रिस्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड एम जी, और इसमें भी दो आ जाएंगी, आर वाई एंड एम जी रिस्ट्रेन इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो हमने इसे फ्री कर दिया, ठीक है, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करा दी। तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों केसेस में हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शन या रिस्ट्रेन कितने आते हैं, दो दो। तो आपको अगर सिंपली याद करना हो कि गाइडेड रोलर में कितने होते हैं, दो। रोलर सपोर्ट में रिएक्शन कितनी होती है, आर ई की वैल्यू, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन एक, फिक्स सपोर्ट में तीन, हिंज सपोर्ट में कितनी हो जाती है, दो हो जाती है। तो सिंपली चाहे याद भी रख सकते हैं, वरना मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझा भी दिया है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप याद ना रखें, आप सिंपली चीजों को समझें, क्योंकि अगर चीजों को समझते हैं, बेसिक को करते हैं, गेट जैसे एग्जाम के अंदर आपको काफी हेल्प मिलती है। चीजों को रटने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, चलिए, ये जो अब तक हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं वो थी फॉर 2D केस यानी कि टू डायमेंशनल केस। अब हम देखेंगे फॉर
3 डायमेंशनल केस, क्योंकि स्ट्रक्चर से 2D तो होती नहीं, एनालिसिस में हम पेपर पे तो 2D में कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें 3D में भी चाहिए। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो हम पेपर्स पे ऐसे कॉपी पेन से नहीं करते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स आ गए, जैसे ईटैप सॉफ्टवेयर है, स्टैट प्रो है, लेकिन वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हमें सीखना पड़ता है एक्स्ट्रा। ठीक है, बीटेक में उनका इतना एक्सपोजर नहीं देखते हैं। आप चाहें तो ये सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूँ मैं, ईटैप है, स्टैट प्रो है। ओके, तो सॉफ्टवेयर हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, जिनको आगे स्ट्रक्चर में मास्टर्स करनी है या फिर इस फील्ड में कुछ काम करना है, वो इन सॉफ्टवेयर्स को इजीली सीख सकते हैं। ज़्यादा इतने टफ नहीं होते, आपको इजीली इनके लिए डेटा भी मिल जाता है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर 3D केस। ठीक है, 3D केस में मैं आपको मेनली 3 ही बताऊंगा, 3 टाइप की सपोर्ट। ठीक है, अगेन सीरियल नंबर, ये हमारी हो जाएगी टाइप ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट हो जाएगा फ्री मूवमेंट, एंड लास्ट वन इज restrain or reaction. Okay, let us try to draw a vertical line. आप कोशिश करें जब एग्जाम में आपका रिटन एग्जाम आता है तो आप एक टेबल की फॉर्म में शो करें। टेबुलर फॉर्म में क्या है कि सामने वाले को समझने में भी थोड़ी सी आसानी होती है, और आपका आंसर ऐसा लगता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। जो मेन 3 सपोर्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, 3D केस है। ओके, इन 3D केस अगेन है तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आर ही। ठीक है, स्मॉल आर ई से जनरल डिनोशन करते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है ये। अभी हम इंटरनल के ऊपर नहीं आए हैं। तो एक तो है मेरे पास 3D फिक्स सपोर्ट। ठीक है, कि इस तरह की बीम थी, दिस वाज अगेन पार्ट ऑफ ए बीम। तो इसको क्या कर दिया मैंने, इस तरह से एम्बेड कर दिया। अगेन जो हम एक्चुअल में आप ये पेन का एग्जांपल देख रहे हैं, इसे मैंने होल्ड कर रखा है, एक वॉल के अंदर एम्बेड कर दिया, कहीं पर ऐसे फिक्स करके रख दिया। अब ये क्या कर देगा, ना तो मैं इसे खींच पा रहा हूं, एम्बेड करने का मतलब बिल्टिंग। आप इस सपोर्ट को कुछ जगह, आपको इस सपोर्ट का नाम, फिक्स सपोर्ट का नाम क्या दिख जाएगा, बिल्ट इन सपोर्ट। ओके, तो हमने क्या किया, अब मैं इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब कि डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा हूं तो डेल्टा वाई भी 0। ठीक है, अब इसे z डायरेक्शन यानी कि आपकी ओर खींचने की कोशिश करूंगा तो क्योंकि फिक्स है, नहीं जा पाएगी ये, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, 0। इसी के तरह हॉरिजॉन्टल में मोशन कराया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में अलोंग दी जी डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है, आपकी तरफ आने वाली। ठीक है, ये मेरी उंगली की डायरेक्शन आप मान लीजिए कि जी डायरेक्शन है, तो अगर मुझे रोटेशन कराना होता है तो अलोंग दी जी डायरेक्शन मोशन होता है, रोटेशन होता है, जिसे हम थीटा जी से डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि फिक्स है तो नहीं कर पाएगी, तो इसमें थीटा जी भी 0 हो जाएगा। एक बार इन सपोर्ट्स को मिटा देते हैं, थीटा जी भी 0 हो गया। उसी के साथ साथ अब ये एक्स एक्सिस है, तो इसके अंदर मैं ये मोशन भी नहीं दिखा पा रहा, यानी कि ट्विस्टिंग है तो मोमेंट ही, लेकिन मोमेंट एक ऐसा मोमेंट जो कि इस एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लग जाए, तो हम उसे ट्विस्टिंग कह देते हैं। थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं मैं ये। तो ये मोमेंट भी नहीं जनरेट हो पा रहा है, यानी कि ना तो थीटा एक्स कुछ आ रहा है इसमें, और ना ही थीटा वाई आएगा जो वर्टिकल में टॉप से आ रहा है, ना मेरे पास थीटा वाई आएगा, इस तरह का रोटेशन आएगा, ना ये रोटेशन, ना हॉरिजॉन्टल का रोटेशन, ना ही इसमें ट्विस्टिंग का रोटेशन। ठीक है, तो थीटा वाई एंड थीटा एक्स बोथ आर गोइंग टू बी 0। तो 6 के 6 फ्री मूवमेंट हो सकते थे। ठीक है, आपको एग्जांपल से समझाया मैंने कि किसी 3D कंडीशन के अंदर कितने तरीके के मोशन हो सकते हैं, 6 तरीके के मोशन, 3 इन
अपने प्लेन के अंदर, ठीक है, 3 इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इन दी योर आपकी साइड, टुवर्ड योर साइड और टुवर्ड माय साइड, आपकी तरफ या मेरी तरफ, ये 3D साइड होगी। या फिर रोटेशन इन तीनों एक्सिस के लो। तो 6 टाइप का मूवमेंट था, 6 के 6 टाइप को मूवमेंट को रोक दिया हमने। तो उनके कारण मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मूवमेंट यानी कि चलना, इनके मूवमेंट को रोक दिया मैंने, तो उसकी वजह से मेरे पास रिएक्शंस भी कितनी आ जाएगी, 6। कौन कौन सी, आर एक्स, आर वाई, आर जेड, ठीक है, इनकी जगह एम एक्स, एम वाई एंड एम जी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ फिक्स बीम इन 3D केस, 3D केस को आप स्पेस कंडीशन भी बोल सकते हो, स्पेस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो 3D लोडिंग होती है, इसको और क्या कह सकते हैं हम, स्पेस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो स्पेस स्ट्रक्चर के अंदर 6 टाइप का मूवमेंट था, 6 के 6 टाइप को मूवमेंट को रोक दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक 6 रिएक्शन आ गई, ठीक है। कितनी रिएक्शन आ गई, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इन दी 3D फिक्स बीम 6, 3D फिक्स एंड सपोर्ट, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम हमारा 3D हिंज। चलिए अगेन इसे चूज करने की कोशिश करते हैं। इसे हमने कॉपी कर लिया। अब इसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं न्यू स्लाइड पर। ओके, काफी अच्छा फीचर है ये, आप देख सकते हैं। अब सेकंड टाइप जो हमें पढ़ना है वो कौन सा हो जाएगा, 3D हिंज, ठीक है। 3D हिंज का एग्जांपल आप कुछ इस तरह से देखिए, ये सपोर्ट होगी और उसके ऊपर ये बॉल टाइप सी बनी होगी, इसके ऊपर जो बीम रहने वाली है, पार्ट ऑफ बीम, कुछ इस टाइप का उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। इसे हम बोल सकते हैं बॉल सॉकेट अरेंजमेंट, ओके। क्या बोला हमने इसे, बॉल सॉकेट अरेंजमेंट। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर ही है, हिंज सपोर्ट का, 3D हिंज का। मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पर। ये आपका हाथ देखिए, ठीक है, ये जो आपका हाथ है पूरा, ये कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, ये मेरी वाई डायरेक्शन होगी, और उसके साथ साथ ये आपकी तरफ जो आ रही है वो कैसी होगी, जेड डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, जेड डायरेक्शन। तो मैं इसको इधर लेके जाने की कोशिश करूं, अगर ये यहीं पर रुका हूं मैं, मेरी पूरी बॉडी को ही जाना पड़ेगा मोशन करने के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, 0। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से मैं इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करूं, आर वाई लगाऊं रिएक्शन, ठीक है, तो ऊपर भी नहीं जा पाएगा। अगर मैंने फोर्स लगाया तो ऊपर मोशन नहीं कर पा रहा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई भी 0। किसी बॉडी के अंदर रिस्ट्रेन आएंगे तभी तो रिएक्शन जनरेट होगी, मोशन नहीं होगा तभी तो रिएक्शन आ रही है। अगर मोशन हो रहा है यानी कि वो फोर्स तो मोशन में काम आ रहा है हमारा, ओके। एंड थर्ड वन, जेड डायरेक्शन में, यानी कि आपकी तरफ मेरे हाथ को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पूरी बॉडी का मोशन करना पड़ेगा, ये हाथ यहाँ से नहीं आ सकता, यानी कि ये बॉल सॉकेट अरेंजमेंट है जो यहाँ पर, वो आपकी तरफ नहीं आ पाएगा, यानी कि डेल्टा जी भी क्या रहने वाला है, 0। अब इनकी वजह से तीन तो रिएक्शन हमारे पास आने वाली है, कौन कौन सी, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। और जो नंबर ऑफ रिएक्शन जो टोटल आने वाली है वो कितनी रहेंगी, 3 ही रहेंगी, ये चेंज नहीं होने वाली। इसका मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, रिएक्शन टोटल कितनी रहने वाली है, ओनली 3 एक्सटर्नल रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर थीटा जी, थीटा एक्स, थीटा वाई वगैरह उनका कुछ बताइए, तो चलिए उनका देखते हैं रोटेशन प्लेन में, ठीक है। अब आप फर्स्ट देखिए, ये मैं आपके वाले प्लेन की तरफ, ठीक है, इस प्लेन के अलोंग इसको रोटेशन कराऊंगा, तो मेरे पास थीटा जी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, यानी कि थीटा जी मेरा क्या है, 0 नहीं हुआ, थीटा जी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक स्लोप ये शो कर रहा है, इसमें रोटेशन तो दिखा रहा है अलोंग दी जेड एक्सिस, ये वाली अलोंग दी जेड एक्सिस ये रोटेशन तो दिखा रहा है। इसी तरह से
अलोंग दी वाई एक्सिस ये देखिए इस तरह का रोटेशन भी हो गया, तो थीटा वाई भी जीरो नहीं होने वाला, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरह से ये देखिए मेरा हाथ जो पूरा है अलोंग दी एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। अलोंग दी एक्स एक्सिस भी इसमें रोटेशन पॉसिबल है, यानी कि थीटा एक्स जो है वो भी जीरो नहीं होने वाला। तो इनकी वजह से यहाँ पर कोई भी रिएक्शंस नहीं आएंगी। रिएक्शन का मतलब एम एक्स एम वाई और एम जी की वैल्यू मेरे पास जीरो आने वाली है, तो उनको मैं रिएक्शंस कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए 3D हिंज के अंदर टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन मेरे पास कितनी हो जाएंगी, ओनली एंड ओनली 3। ओके, तो होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा 3D रोलर। ओके, नेक्स्ट कौन सा हो गया, 3D रोलर। ये यहाँ पर फिक्स नहीं हुआ लगता है। थर्ड वन इज 3D रोलर। तो अगेन इस तरह का बॉल सॉकेट अरेंजमेंट तो वो दिखाने वाला था, ठीक है। ये क्या करने वाला था, ऐसा एक बॉल सॉकेट अरेंजमेंट तो इसने शो करना था, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या लग गए, रोलर भी लग गए। अब रोलर देखिए ये प्लेन के ऊपर है रोलर, ठीक है। ये प्लेन, ये मेरा हाथ आप क्या समझिए एक प्लेन है। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है और ये आपकी तरफ इनकी जेड डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है, ठीक है, लेकिन वर्टिकल हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। तो बॉल सॉकेट अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास ऑलरेडी तीन रिएक्शन आ रही थी, थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जी, तो नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा था ऑलरेडी। थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जी, ये तीनों तो कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू शो कर रहे थे ड्यू टू दी दिस बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट, ठीक है। हिंज वाला तो हो गया काम। नीचे जो रोलर है एक प्लेन की तरह है। अब प्लेन है ये हाथ देखिए आपकी तरफ भी आ गया, तो ये थीटा जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसी तरह से डेल्टा एक्स यानी कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वैल्यू भी क्या जीरो नहीं होने वाली। वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी जीरो होगी, इसकी ऊपर नहीं खींच सकता मैं, यानी कि धरती के अंदर ऐसे जमीन के ऊपर है ग्राउंड लेवल पर या किसी भी लेवल पर हमने इसे फिक्स कर रखा है, वहां रोक रखे मैं इसे ऊपर नहीं खींच सकता, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होने वाली, जीरो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर स्ट्रेन हो रहा है, इसके फ्री मूवमेंट को रोका जा रहा है, इसलिए हमारे पास रिएक्शन कितनी आएगी, आर वाई। और नंबर ऑफ रिएक्शन इन 3D केस ऑफ 3D रोलर कितने हो जाएंगे, 1। तो ये तो थी सारी की सारी एक्सटर्नल रिएक्शन। कहीं भी आपको समझना है तो वीडियो, क्योंकि ये सिंपली यूट्यूब पर है, आप तो इसे रिवाइंड करके इजीली देख सकते हैं और डाउनलोड करके भी कभी भी देख सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया यहाँ पर आर एक्स आर वाई आर जी हर तरह की रिएक्शन पढ़ ली, 2D केस में 3D केस में। ये तो थी सारी हमारी एक्सटर्नल रिएक्शन। अब हमें पढ़ना है इंटरनल रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए अब इंटरनल रिएक्शंस को देखते हैं। हमें पढ़नी है इंटरनल रिएक्शंस। इंटरनल रिएक्शन एक काम करते हैं, मैं नहीं बता रहा आपको, आप खुद ही गैस करना इस वीडियो के अंदर। ओके, एक मैंने कोई इस तरह की बीम ली है, सिंपल बीम, ओके। इस बीम को क्या कर दिया मैंने, एक एंड पर कर दिया फिक्स, ठीक है। और इसके ऊपर लगा दिया मैंने एक पॉइंट लोड पी। लोड का टाइप कैसा है, पॉइंट, यानी कि इसकी इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही रहती है। और दूसरा लोड का टाइप होता है एक यूडीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसकी इंटेंसिटी पूरी की पूरी बीम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे बीम का खुद का डेड लोड लेते हैं हम आरसीसी के अंदर, तो पी है किसी एंगल थीटा पर लगा होता है विद दी हॉरिजॉन्टल, ओके। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी cos थीटा, एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल पी sin थीटा।
याद रखना एक्सटर्नल का काम हो गया एक बार खत्म, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल के बारे में। तो कोई मैंने सेक्शन कट किया, ठीक है, एक्स एक्स। जब ये सेक्शन एक्स एक्स कट करता हूँ तो इस बीम के अंदर दो तरह की मेरे पास एक्सिस दिखाई दे रही है। कितनी एक्सिस दिखाई दे रही है बीम के अंदर? टू टाइप ऑफ एक्सिस। एक सेपरेट बीम बनाकर आपको समझा रहा हूं। एक तो मेरे पास कौन सी होती है, इस तरह की, जिसको तो मैं बोल देता हूं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। और ये जो यहां से कंटिन्यू होकर, ठीक है, इसके कंटिन्यू होकर यूं कट कर रही है इसके 90 डिग्री पर, तो इसे मैं बोल दूंगा लेटरल और ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। एक तो कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दूसरी होगी लेटरल और ट्रांसवर्स एक्सिस। एक दो टर्म्स बता देता हूँ आपको। अब टर्म नाम सुना होगा आपने, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है वो वाला एरिया जो कि इस लेटरल या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। इसके क्या होता है, पैरेलल। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो उस एरिया को हम क्या कहते थे, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि ये लोड लगाया था मैंने, ठीक है, इस लोड को लगाया। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स तो समझ आ गया, ओके। यही देख लेते हैं हम एक अलग कलरिंग पेन से। तो क्या होगा, इस बीम को रोके रखने के लिए, जैसे पी कोस थीटा तो इधर धक्का देने की कोशिश कर रहा था, तो इसके रोके रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना, तो सपोर्ट तो रोक ही रही है। सपोर्ट के साथ साथ आपको इस एंड पर, इस एक्स एक्स सेक्शन पर भी रोके रखना पड़ेगा। तो इस एक्स एक्स सेक्शन पर इंटरनली भी स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, ठीक है। अब किसकी बात करें, इंटरनली स्ट्रेसेस की, इंटरनल रिएक्शन की। उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, पी कोस थीटा। तो इस बीम का फ्रेगमेंट में एक सेगमेंट अलग लेकर जाता हूँ, तो इतना सा सेगमेंट आप देखिए, यहाँ से पी कोस थीटा लगा, इधर से भी क्या लगा, पी कोस थीटा। तो दोनों साइड से रिएक्शंस लगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो अगेन स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। तो बीम रुकी रही, और वही हम चाहते हैं कि बीम हमारी रुकी रहे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में दोनों साइड से लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे की अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, तो इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सियल फोर्सेस, ठीक है। if the line of action of forces is acting in the longitudinal direction, then we call these forces as axial forces। और अगर लाइन ऑफ एक्शन, अब यहाँ पर देखिए ये क्या था, वर्टिकल था, ठीक है। तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल इस सेक्शन पर भी दिखाई देगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी साइन थीटा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट। अब बैलेंस आउट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा फोर्स जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर है, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर लग रहा है, उसको हम क्या कह देंगे, हमारा शियर फोर्सेस, ठीक है। लेटरल या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, हमारे शियर फोर्सेस। तो जो पी साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है, मेरा शियर फोर्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये यहाँ पर पी साइन थीटा, ये एक डिस्टेंस ले ली मैंने एक्स, थोड़ा सा क्लीन डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस तरह की बीम थी, हमारी सपोर्ट थी फिक्स, ठीक है। बीम का सेक्शन था, अगेन एक सिंपल एक बीम ही ले लेते हैं हम, जिसके ऊपर हमने लोड क्या लगा रखा था, पी हॉरिजॉन्टल के थीटा के साथ में। तो इसके दो कंपोनेंट जनरेट हो गए थे। कौन कौन से कंपोनेंट जनरेट हो गए थे, हॉरिजॉन्टल वाला पी कोस थीटा, और वर्टिकल वाला पी साइन थीटा। एक सेक्शन मैंने एक्स एक्स कट किया, इस सेक्शन को मैं उठाकर जब यहाँ पर लाया, नीचे की ओर देखिए, इस तरह से यहाँ लाया, तो इस
P cos थीटा और इस P sin थीटा के लिए आप देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन जनरेट हुई कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में P cos थीटा, इन अपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड, और लेटरल डायरेक्शन में P sin थीटा। ये डायरेक्शन थी, इसे हमने क्या नाम दिया था, लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो डायरेक्शन थी इसे हमने क्या नाम दिया था, लेटरल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो मैंने बोला जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये आपको P cos थीटा दिख रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ होने चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। ये इंटरनल फोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल अप्लाइड हैं, और जो सपोर्ट पर दिखते हैं उन्हें बोल देते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, नाम में आप कंफ्यूज ना हो। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो फोर्सेस बन के आ रहे हैं इन दी अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, एक्सियल फोर्सेस। ठीक है, और अगर अलोंग लेटरल डायरेक्शन हो जाता, दीज आर अलोंग लेटरल और ट्रांसफर डायरेक्शन, या फिर अलोंग दी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब हमने इन्हें क्या नाम दे दिया था, हमारे shear फोर्सेस। क्या नाम दिया हमने इसे, shear फोर्सेस। और थर्ड वन जो हमारा आ जाता है मोमेंट का, डिस्टेंस आप ले लेते x, तो यहाँ पर मोमेंट की ये क्या वैल्यू शो कर रहा होता, पी एक्स साइन थीटा। तो इसी तरह से यहाँ पे इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड की एक पी एक्स साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो जाती है मोमेंट की, क्योंकि ये पी साइन थीटा, आप इसे देखिए किस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइलाइटर चूज करते हैं आपके लिए, ये किस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलोंग दिस डायरेक्शन। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा जो मोशन दिखाई दे रहा है, मैंने जो रिएक्शन लगाई है मोमेंट की रिएक्शन पी एक्स साइन थीटा की, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन की लगाई है। ओके, तो ये आप समझ गए, एक्सटर्नली अप्लाइड आप यूज कर लो, या फिर आप क्या कर दो, जो आपने अप्लाई किया इंटरनली जनरेट हुई है उसको शो कर रहे हो। अब आपको एक खास चीज यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा नोटिस करना। आई होप कि आपने अब तक shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ लिए होंगे। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने shear फोर्स डायग्राम थोड़े से देखे होंगे। तो एक केस देखिए कि अगर इस तरह की बीम होती, ठीक है, इस तरह की अगर मेरे पास बीम होती जिसके ऊपर P sin थीटा का लोड लगा है, इसका मैंने FBD बनाया अलग से, सिर्फ वर्टिकल लोड के लिए, हॉरिजॉन्टल को एक बार मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अगर आपको इसका shear फोर्स डायग्राम बनाना हो तो आप कैसे करते हैं, आप दिखाते हैं यहाँ पर Ry जनरेट हो रही है, ठीक है, Ry है क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के यहाँ पर जीरो होने चाहिए, सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस को जीरो कर दिया। तो उस हिसाब से Ry अपवर्ड को अगर पॉजिटिव मानते हो तो P sin थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का समीशन होना चाहिए जीरो। तो Ry की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, P sin थीटा। और नॉर्मल कॉमन सेंस से अगर आप एक्शन रिएक्शन का रूल लगाते हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, P sin थीटा। मुझे क्या बनाना है, इसका shear फोर्स डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं SFD इसका शो कर रहा हूँ, होप सो आपको विजिबल होगा। ये जो रेड एक्सिस मैंने दिखाई है ये जीरो की लाइन है, ठीक है। shear फोर्स क्या बोलते हैं, जैसे ही वैल्यू ऊपर है तो आप इसकी वैल्यू को ऊपर इंक्रीज कर दिए, कितना इंक्रीज करना है आपको, P sin थीटा का इंक्रीज करना है। बीच में कोई लोड नहीं है तो shear फोर्स के लिए एक आपको लाइन बताता हूँ कि स्लोप ऑफ shear फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोडिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगेन सुन लीजिए, स्लोप ऑफ shear फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोडिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बीच में कोई लोड नहीं है तो आपको क्या दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, लोड जीरो, यानी कि shear फोर्स डायग्राम को स्लोप जीरो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर क्योंकि Ry को आपने P sin थीटा को पॉजिटिव माना था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सिंपली लास्ट में कितनी वैल्यू हो जाएगी, टोटल लेंथ के बाद जीरो। तो shear फोर्स डायग्राम आपको कुछ इस शेप का दिखाई देगा, राइट। अभी जो हमने इंटरनल रिएक्शंस निकाले, इंटरनल मेंबर फोर्सेस निकाले, वो भी तो क्या बताता है, यही तो बता रहा है कि किसी पॉइंट के ऊपर आपने कोई डिस्टेंस x ली है, उसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि अपर डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन पर कितना P sin थीटा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, किसी भी सेक्शन x को आप कट कर लीजिए, हर जगह आपको P sin थीटा ही दिखाई दे रहा है।
तो ये जो शियर फोर्स डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहाँ से बन के आए हैं? इन्हीं एक्सियल फोर्सेस, यानी लेटरल और लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस, यानी कि इंटरनल मेंबर फोर्सेस और एक्सटर्नल मेंबर जो फोर्सेस आई थी, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आई थी, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही निकलता है। आप चाहें तो ये जो कन्वेंशनल मेथड हमारे फॉर्मूले रट के हम सिंपली निकालते हैं उससे करें, आप चाहें चीजों को समझ के यहाँ पर ये इंटरनल फोर्सेस हमने निकाले जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। यहाँ पर वैल्यू देखिए पी साइन थीटा आ रही है, और इधर भी देखिए किसी भी सेक्शन पर बीच में एक्स डिस्टेंस आप कुछ भी ले लें क्योंकि एक वेरिएबल है, तो किसी भी सेक्शन पर पी साइन थीटा आनी चाहिए, और यहाँ देखिए आ रही है, राइट? वैल्यू आ रही है इसलिए इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। आप चाहे तो शियर फोर्स डायग्राम सिंपली ऑब्जर्व करके भी बना सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। तो होप्स आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, तो ये तो थे 2D केस में। तो 2D में मेरे पास क्या क्या जनरेट हो रहा है, अगर मैं क्लीन में थोड़ा सा लिखूं तो 2D में मेरे पास क्या क्या जनरेट हो गए, एक तो एक्सियल फोर्सेस, सेकंड मेरे पास क्या जनरेट हो गए, शियर फोर्स, एंड थर्ड क्या जनरेट हुए, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंट, ये तो क्या लगा रहा था पी एक्स साइन थीटा, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में पी एक्स साइन थीटा, तो एक दूसरे को पूरी बीम को बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट तो हर जगह है, पी एक्स साइन थीटा, एक्स की वैल्यू जैसे इंक्रीज करो उसकी मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन बेंडिंग मोमेंट यानी कि बीम को बेंड करने वाला मोमेंट दिखाना है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू शो करनी पड़ेगी। दोनों में से हम एक ही लेते हैं, कैलकुलेशन में आपको पता है इसकी वैल्यू तो आपने देखा इक्वल ही आनी है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और है भी क्या, एक रिएक्शन है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होगी न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ से। तो हमारे पास 3 रिएक्शन आती हैं इन 2D केस, 3 इंटरनल मेंबर रिएक्शंस इन 2D केस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3D केस के बारे में। थ्री डी में ये आपकी बीम थी। ओके, थ्री डी को थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस होने वाली हैं अभी। ये हमने क्या कर दिया इसे फिक्स। ठीक है, एक बार सपोर्ट को हमने क्या कर दिया फिक्स। ओके, इंटरनल मेंबर फोर्सेस की बात करो, आप सेक्शन कहीं भी कट कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम वी हैव कट ए सेक्शन एट एक्स एक्स। ठीक है, तो ये बीम कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। ऑल द लाइंस आर स्ट्रेट, ड्यू टू माय बैड ड्राइंग हियर थोड़ी सी लाइन कर्व में होगी। ओके, अगेन कोई ना कोई लोड लगा था, पी लोड। अब ये पी लोड क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पर तो 2D में दिख रहा है। पी लोड ना सिर्फ इस एक्सिस के साथ, इस प्लेन के साथ, एक्स जेड प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रखा है, बल्कि वाई प्लेन के साथ भी थोड़ा सा ये कर्व में हो रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पी लोड है सिर्फ एक्स जेड प्लेन, ये वाला जो प्लेन है मेरे हाथ का प्लेन है, उसके साथ थीटा एंगल नहीं है, थोड़ा सी आगे पीछे भी हो रखा है। तो यानी कि पी की जो लोकेशन है किसी भी एंगल के साथ चेंज हो रही है इन दी ऑल दी एक्सिस, किसी भी एक्सिस में पैरेलल नहीं है, ना तो एक्स के साथ है, ना वाई के साथ है, और ना ही जी एक्सिस के साथ पैरेलल है। ठीक है, किसी भी एक्सिस में पैरेलल नहीं है, लेकिन तीनों एक्सिस के साथ ये एक थीटा बना रहा है, तो तीनों एक्सिस में ये मोमेंट शो करेगा। मोमेंट्स आप देखिए हमारे पास क्या क्या यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखिए एक तो क्या शो करेगा ये पी। ठीक है, ये पी शो कर रहा है। वेट अ मिनट, मैं आपको डायरेक्ट ना इसमें इंटरनल मेंबर के फोर्सेस ही बताता हूँ। एक्सटर्नल तो आप समझ गए कि एक्सटर्नल के कुछ पार्ट्स होंगे। मान लीजिए कि ये जो पार्ट है, ये जो फेस है, ये क्या है, इंटरनल मेंबर फेस है। ठीक है, इंटरनल मेंबर फेस। ओके, ये जो फेस आपको बताइए इंटरनल मेंबर फेस है, इसमें
ये जो फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा, px। ओके, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो एक्सिस है कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो px किस में कंसीडर हो जाएगा मेरे, एक्सियल फोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इसका एक कंपोनेंट कुछ इधर दिखाई देगा जो कि पी जेड है आपकी ओर। ठीक है, ब्लॉक सा लिया हमने, उस ब्लॉक में आपकी ओर दिखाई दे रहा है, तो पी जेड हो गया। इन वर्टिकल डायरेक्शन बात करूं, पी एक्स हो गया, तो सॉरी पी वाई हो गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लेटरल एक्सिस के अलोंग, ये भी तो लेटरल है, वो भी लेटरल है, दोनों क्रॉस सेक्शन एक्सिस के पैरेलल लग रही है। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगने वाली या लेटरल के पैरेलल लगने वाली या लॉन्गिट्यूडनल के 90 डिग्री पर लगने वाले लोड होते हैं, उन दोनों लोड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शियर। तो पी जेड और पी वाई ये मेरे पास क्या आने वाले हैं, दो शियर के कंपोनेंट। यहां पर लिख देता हूं सेपरेट में, पी एक्स क्या था, एक्सियल, पी वाई और पी जेड ये दोनों किसके कंपोनेंट हैं, शियर के। ओके, इसी तरह से ये बीम है, जेड के अलोंग यानी कि इस वाले आपकी तरफ आने वाले एक्सिस के अलोंग इस तरह से मोशन करना चाह रही है, ये तो क्या हो गया मोमेंट, कौन से वाला मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू बेंड दिस बीम, इट इज ट्राइंग टू बेंड दिस होल बीम, यानी कि हाथ मेरा बीम मान लीजिए इस तरह से बेंड करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे हाथ को। ठीक है, ये जो मोमेंट है, तो एम जेड जो लगने वाला है ये मेरा किस में आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट में। ठीक है, इसी तरह से ये एक्सिस क्या थी, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये बीम थी, अभी भी इस बीम को ये क्या कर रहा है, आगे पीछे बेंड करने की कोशिश कर रहा है, पूरी की पूरी बीम को बेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अलोंग दी जेड एक्सिस इसने इस तरह से बेंड करने की कोशिश की। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग भी आप देखो इस पूरी बीम को आपकी तरफ या ऐसे ही बेंड करने की कोशिश कर रहा है पूरी बीम को, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एम वाई बेंडिंग मोमेंट। ठीक है तो सारे मोमेंट ही, लेकिन वो मोमेंट अगर बीम को बेंड करने की कोशिश करे तो बेंडिंग मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास एक एक्सियल और दो शियर आ चुके हैं। ठीक है, इंटरनल मेंबर फोर्सेस की बात कर रहा हूं इन 3D केस, 3D स्पेस स्ट्रक्चर। बात किसकी चल रही है, इंटरनल मेंबर फोर्सेस की। ठीक है, इंटरनल मेंबर फोर्सेस की। तो हमारे पास 5 तो हो गए, एक छठा बाकी है। ठीक है, 6 तरह से मोशन करा सकता हूँ, तो 6 तरह के रिस्ट्रेन भी आ सकते हैं अगर सारे के सारे मोशंस को रोक दिया। 5 तो हमने दिखा दिए, छठा कौन सा आएगा, एक देखिए एक्स एक्सिस चल रही है। ठीक है, ये मोमेंट इसे इस तरह से भी घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार बीम क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, इस बार बीम क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, यानी कि उसके अंदर टोर्जन जनरेट हो रहा है। तो if we applying a moment along the longitudinal direction, that moment is called torsion moment, twisting moment। ठीक है, तो लास्ट वन जो मेरा mx हो जाएगा ये क्या बन जाएगी, ट्विस्टिंग मोमेंट। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ वी आर अप्लाइंग अ मोमेंट along the longitudinal direction, that moment is called twisting moment, जिसको हम टोर्जन का नाम भी दे देते हैं। तो इंटरनल मेंबर फोर्सेस की बात करूं तो मेरे पास 6 आएंगे, एक एक्सियल। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है आपको, एक एक्सियल जो कि इस एक्सिस के अलोंग है। एक्सियल के भी अगर मेरे को कंपोनेंट करने हो तो क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, एक्सियल के अगर मेरे को पार्ट्स डिवाइड करने हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस और फोर्सेस। ठीक है, एक बार मैं स्ट्रेस और फोर्स को एक ही टर्म के अंदर यूटिलाइज कर रहा हूँ, वरना तो स्ट्रेस और फोर्स अलग होता है। स्ट्रेस का मतलब आपको पता है क्या होता है, इट इज ए force applied on total cross section area or particular section area on which you are trying to gain the stresses। ठीक है, किसी एरिया के ऊपर टोटल अगर फोर्सेस लग रहे हैं, यूनिफॉर्मली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, जैसे हाथ के ऊपर मुझे फोर्सेस लगाने तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, मेरे स्ट्रेस बोल देता हूँ। ठीक है, और शेयर में लास्ट में दो बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। कंप्रेसिव और टेंसाइल का मतलब क्या होता है, अगर दो फोर्स है जैसे अंगूठे मेरे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, यानी इस बीम को छोटा करने की कोशिश करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसे मैं बोल देता हूँ कंप्रेसिव। और अगर मैंने इस बीम को बड़ा करने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की, यानी कि इस टाइप के फोर्सेस लगाए कि अंगूठे की डायरेक्शन में लगे इस तरह के, तो उन्हें मैं बोल दूंगा मेरे
टेंसाइल फोर्सेस। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल इंटरनल मेंबर फोर्सेस इन ए पर्टिकुलर बीम इन 3D स्पेस स्ट्रक्चर केस। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं आपको इसमें टाइप ऑफ बीम भी बता देता हूँ कि बीम के अलग अलग टाइप के होते हैं। इतनी देर से पहले हमने क्या पढ़ा है, टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़े हैं, उनके अंदर क्या क्या रिएक्शंस आ सकती हैं, इंटरनल मेंबर में क्या रिएक्शन आ सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि उन सपोर्ट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास किस किस टाइप की बीम आती है। ठीक है, ओके, चलिए अब पढ़ने वाले हम टाइप ऑफ बीम्स। जिन्हें पता है वो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये थर्ड सेमेस्टर में बता दी जाती है अलग अलग टाइप की बीम और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर उस टाइप की बीम है कि मान लीजिए आपने एक बीम ली, सिंपल, ठीक है, एक इस तरह की बीम ली। बीम का मतलब फ्लेक्सर मेंबर जो कि बेंडिंग के अंदर फेल हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर नहीं बोलेंगे अब से आप उसको। इस बीम के अंदर आपने क्या कर दिया, एक एंड को तो इस तरह से बिल्ट इन कर दिया, एम्बेड कर दिया, किसी जगह पर रोक के रख दिया। ना हॉरिजॉन्टल रोटेशन होगा, ना वर्टिकल होगा, ना ही उसके अंदर मोशन होगा, ठीक है, यानी कि एक्स जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा। तो अगर तीन रिस्ट्रेन, तीन रिएक्शन एक एंड पर सपोर्ट कराई, यानी कि एक जगह तो हमने क्या कर दी, फिक्स सपोर्ट करा दी, और अदर एंड क्या हो गया, फ्री एंड। तो इस तरह की जो बीम बन के आती है उसे मैं बोल देता हूँ कैंटिलीवर बीम। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन देखो कितनी आ रही है, तीन। कौन कौन सी रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन निकालना आपको बता दिए। एक आती है हमारे पास वर्टिकल, इसमें एक आती है हॉरिजॉन्टल, और एक आती है मोमेंट की। तीन रिएक्शन है, क्योंकि आर ई इक्वल्स टू 3 है, तो मैं आर ई माइनस 3 करता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाती है 0। यानी कि ये बीम कैसी है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। यानी कि ऐसी बीम जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व कर सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब था, क्या मतलब था इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, summation of all the horizontal forces 0, summation of all the vertical forces 0, और summation of all the moments about a point is equal to 0। इसे याद रखना, summation of moment around a point, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने सारे मोमेंट्स को क्या कर दिया 0, तभी बॉडी मेरी रुकी रहेगी, यानी कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इस तरह की जो बीम बन के आई कैंटिलीवर बीम है, उसे हम क्या कर देते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी कह देते हैं। सेकंड बीम है जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ बीम है, इट इज ए फिक्स बीम। फिक्स बीम की खासियत क्या है, इस तरह से आपने एक बीम ली, एक एंड को ऐसे एम्बेड कर दिया कहीं पर, फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड को भी क्या कर दिया, फिक्स। इफ बोथ द एंड्स आर फिक्स देन दिस बीम इज कॉल्ड फिक्स बीम। ठीक है, अब आर ही देखो, एक रिएक्शन यहां से आने वाली है, एक यहां से आने वाली है, एक यहां से, तीन रिएक्शन इधर से। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन की बात करो, इंटरनली की बात नहीं कर रहा। तीन यहाँ से आने वाली है, इसी तरह से तीन यहाँ से आने वाली है। तो अगर मैं वैल्यू चेक करूं, आर ई माइनस 3, जो कि आ जाएगा वैल्यू 3, जो कि 0 नहीं है, इसलिए एक ऐसी बीम हो जाएगी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक ऐसा लेक्चर है, सिक्वेंशियल लेक्चर है, जिसमें आपको, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, कोई भी बच्चा अगर शुरू से देख रहा है अच्छे से उसे समझ आ जाए। ओके, और आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सारे के सारे लेक्चर टाइम टू टाइम देखने पड़ेंगे। अगर आप सोचें आप कुछ स्किप कर दें तो आपको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आने वाला। स्ट्रक्चर एनालिसिस समझ नहीं आएगा, आरसीसी समझ नहीं आएगा, स्टील समझ नहीं आएगा, स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, सोन वगैरह में सब में दिक्कत आएगी। एक हिसाब से आपका पूरा स्ट्रक्चर का पोर्शन है बिगड़ जाएगा। तो गेट ईएससी में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, वहां आपको फिर बाद में काफी रिग्रेट होगा। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें। ओके, ये कैसे थी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। थर्ड बीम की बात करते हैं,
एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको लाइन डायग्राम बनाना हो इनका, ठीक है, ये तो मैंने कैसे बता दिया, इसका रिप्रेजेंट करके बता दिया किस तरह से बीम थी, किस तरह से एम्बेड हो रखा है। अगर आपको लाइन डायग्राम बनाना हो तो कैंटिलीवर बीम का कुछ किस तरह से बनेगा, सिंपल ऐसे, ये आप कनेक्टेड है, हवा में नहीं है। दिस इज 2D लाइन डायग्राम representation, ठीक है। दिस इज 2D सिंपल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ओके, हम पढ़ रहे थे फिक्स के बारे में, और अगर आपको फिक्स को शो करना है सिंपल लाइन डायग्राम में तो किस तरह का हो जाएगा, ऐसा, राइट। थर्ड वन देखिए, थर्ड है हमारी सबसे मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है खासकर आरसीसी में, तो सबसे खास बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रहता है कि ऐसा बीम का एक मेंबर लिया आपने, इस मेंबर के एक एंड को तो क्या कर दिया आपने, हिंज सपोर्ट लगा दी, और एक एंड को तो क्या लगा दिया आपने, रोलर सपोर्ट लगा दी। रोलर में नंबर ऑफ रिएक्शन बच्चों कितनी बताई थी, 1, और हिंज में कितनी बताई थी, 2। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3, आर ई माइनस 3 करने जाओगे हो जाएगा 0, यानी कि ये भी कैसी है, एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। कैसी बीम है ये, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे पास जो सिंपली सपोर्टेड बीम है स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व हो जाएगी। इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, ताकि हमारा एनालिसिस आसान हो जाए, हम आरसीसी के अंदर बीम को बजाय फिक्स होने के सिंपली सपोर्टेड मान के चलते हैं। वरना आप देखिए घर के अंदर क्या आप इस तरह की सपोर्ट लगाते हैं कि एक हिंज लगाओ और दूसरा रोलर लगाओ, नहीं ना, आप दोनों साइड क्या कर देते फिक्स, लेकिन अज्यूम करते हैं कि सिंपली सपोर्ट है, क्योंकि ज्यादा फिक्स करने से तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज ही हो रही है, एक हिसाब से ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडरेशन हो जाता है। तो काफी रीजन है इसके। चलिए, सिंपली सपोर्टेड होगी, ओके। आपको टाइप ऑफ लोडिंग भी बता देता हूँ। टाइप ऑफ लोडिंग में देखिए हमारे पास लोडिंग कैसे हो सकती है, पॉइंट लोड, जिसकी इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगती है, या फिर होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये तो कैसा था, पॉइंट लोड। ये कैसा लगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि न्यूटन पर मीटर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर की रेंज में होता है। इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन, और यूडीएल की होती है न्यूटन पर मीटर। यूडीएल का मतलब है इस बीम के इक्वल पार्ट्स किए, दो बराबर भागों में बांटा, तो आने वाला टोटल लोड इसके ऊपर और इसके ऊपर इक्वल रहने वाला है। तीन इक्वल पार्ट किए तो तीनों के ऊपर इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, वो कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वली इंक्रीज होती है, ठीक है, इक्वली इंक्रीज होती है बाय पार्ट्स। अब इसके पार्ट करते हैं तो उसके अंदर इंटेंसिटी यानी कि इसका स्लोप, बेसिकली क्या है, इसका स्लोप वो सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। नेक्स्ट जो बीम हम देख रहे हैं, आपको सिंपली अब बीम के नाम बता देता हूं मैं, ज्यादा उनमें इतना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक हमारी हो जाएगी यहाँ पर ओवरहैंग बीम, एक हो जाएगी कंटिन्यूअस बीम, और एक हो जाएगी टॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ओके। तो एक सिंपल ये बीम हमने यहाँ पर बनाई है, इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं हम वो जगह। अगर इस बीम को जो मैंने सपोर्ट दी है, इस तरह की आ गई है,
ठीक है, कि ये दोनों साइड से एक्स्ट्रा क्या हुई है, बाहर हैंग हो रखी है। ठीक है, ये क्या हो रखी है, एक्स्ट्रा जो साइड है हैंग हो रखी है। इसी हैंग होने की वजह से इसको क्या बोलते थे हम, ओवरहैंग बीम, यानी कि एक तरह से साइड में लटकी हुई है सपोर्ट्स के बाहर। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम का मतलब क्या होता है, इस बीम के अंदर एक से ज्यादा स्पैन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पैन का मतलब होता है किन्हीं भी दो सपोर्ट्स या बेरिंग के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोल देते हैं, स्पैन। अगर स्पैन की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाए तो उस टाइप की बीम को आप क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस बीम। और प्रोप कैंटिलीवर में क्या होता है कि है तो कैंटिलीवर ही, लेकिन आपने इसके फ्री एंड को क्या कर दिया, सपोर्ट दे दी हिंज से या फिर रोलर से, तो आप उसको क्या बोल दोगे, प्रोप कैंटिलीवर बीम बोल दोगे। अगर लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना है तो किस तरह से बन जाएगा इसका, ओवरहैंग बीम इस तरह से बनती है, सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरह से बनती है, और प्रोप कैंटिलीवर बीम है कुछ इस तरह से आपको शो होती है। ओके, तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर का बिल्कुल बेसिक। ओके, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है ये बिल्कुल बेसिक है, ताकि हम स्ट्रक्चर एनालिसिस को स्टार्ट कर पाए। इस बेसिक के अलावा आप स्ट्रक्चर एनालिसिस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और करते भी हो तो आपको बार बार उसमें डाउट्स आएंगे, चीजों को समझने में परेशानी होगी, और आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप चीजों को समझें, आपको नहीं ज्यादा याद ना रखें। ठीक है, चीजों को समझ के करोगे तो आपको इन फ्यूचर आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो होप आपको ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।